Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 18th of May 2026. तो गाइज आज है तारीख 18 मई 2026 और है मंडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे वो सारे के सारे करंट अफेयर्स इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। रोजाना सुबह 5:30 बजे ये सेशन आपको मिल जाता है जहां पर हम लोग करंट अफेयर्स को बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट वे में कवर करते हैं, बहुत ही प्रिसाइज वे में कवर करते हैं। टाइम की कमी है, करंट अफेयर्स कवर करने आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट वीडियो रहने वाला है जहां पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में क्या पढ़ना है एग्जैक्टली उतना ही आपको दिया जाता है। बाकी एक शानदार सा पीडीएफ आपको मिल जाता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये पीडीएफ कहां पर मिलता है, आपको जाकर एक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी, ये वाला चैनल मिल जाएगा। ठीक है, इसको ज्वाइन कर लेना। 81,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। ज्योग्राफी के पिछले कुछ 8 महीने के करंट अफेयर्स के कंपाइलेशन, एनवायरमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के कंपाइलेशन, वो सब आपको पीडीएफ मिल जाएंगे इसी चैनल पर। जाओ फटाफट वहाँ पे सभी पीडीएफ्स को डाउनलोड कर लो। 24 मई को प्रीलिम्स है, आपको रिवाइज करने में बेहद मदद करने वाले हैं। वीडियोज़ भी मैंने अपलोड कर दिया, उन वीडियोज़ को भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। बाकी जितने भी लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर जुड़ रहे हैं, मेक श्योर करना है चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो ताकि डेली बेसिस पे ये अमेजिंग सा न्यूज़पेपर एनालिसिस आपको यहाँ पर मिल सके। तो चलिए फिर दोस्तों यहाँ पर शुरुआत करते हैं आज के डिस्कशन की विद आवर फर्स्ट आर्टिकल। पहला आर्टिकल बेहद इंपॉर्टेंट है फॉर जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी। इस आर्टिकल को हम लोग अगर देखें तो बात हो रही है भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल के बारे में। तो भारत बेसिकली यहाँ पर इंश्योरेंस सेक्टर में या मैरीटाइम इंश्योरेंस सेक्टर में अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने की तरफ बढ़ चुका है। देखो मामला क्या है, मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर वे में समझाता हूँ। अभी आपने देखा कि जो वेस्ट एशिया है वहाँ पर कितने सारे किस प्रकार के जो विवाद हैं वो चल रहे थे। वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ईरान ने कई बार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में कई तरीके से रोक लगाई है। कंप्लीटली बंद करने की बात नहीं कर रहे, बट कुछ जहाज़ को पास करना, कुछ जहाज़ को पास ना करना, तो मतलब बहुत सारी रोक लगी हुई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे। समझे इस बात को। अब होता यह है कि बहुत सारी रोक भी लगी हुई है, दूसरी तरफ जो बड़े बड़े जहाज़ हैं ना भाई, वो डर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के आसपास से गुजरना। तो ढेर सारे जहाज़ जो पहले से जा चुके हैं, पर्शियन गल्फ में प्रेजेंट हैं, कच्चा तेल लेकर आ रहे हैं, करोड़ों रुपए का, 1500 करोड़, हज़ारों करोड़ रुपए का जो तेल है दोस्तों यहाँ पर उन शिप्स के अंदर में तैनात है। और उनको डर लग रहा है कि अगर ये जहाज़ निकला, इस पे अटैक हो गया, भरपाई कौन करेगा इतने अमाउंट की। इसी के लिए दोस्तों जहाज़ों का इंश्योरेंस होता है, वो जो सामान उसके ऊपर में कार्गो लादा जाता है उसका इंश्योरेंस होता है। आज इंश्योरेंस कंपनीज यहाँ पर इंश्योरेंस करने को तैयार ही नहीं है। जहाज़ जितनी बार निकलता है सामान का इंश्योरेंस करवाता है कि भाई कुछ हो गया रास्ते में, वैसे ही बहुत ही रिस्की रूट है तो कम से कम इंश्योरेंस से कुछ पैसा तो मिलेगा। आज वो कंपनीज इंश्योरेंस देने को तैयार नहीं है कि भाई कभी भी अटैक हो जाएगा, हमारा तो दिवालिया निकल जाएगा, हमको 1500 करोड़, हजार करोड़ रुपए, हजारों करोड़ रुपए पे करने पड़ सकते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनीज इंश्योरेंस नहीं दे रही हैं। भारत के जहाज़ों को इंश्योरेंस नहीं मिल पा रहा, और जब तक इंश्योरेंस मिलेगा नहीं जहाज़ चलेगा नहीं। कोई जहाज़ यहाँ पर नहीं चलने वाला इंश्योरेंस के बिना। तो इसके लिए बहुत सारे जहाज अटके पड़े हैं पर्शियन गल्फ में। तो इंडिया ने अपने जहाज़ों को वापस से भारत लेकर आने के लिए, ठीक है, इंडिया ने अपने जहाज़ों को लेकर आने के लिए खुद का ही एक इंश्योरेंस पूल बना लिया है। गवर्नमेंट ने एक फंड अनाउंस कर दिया है कि घबराओ मत भाई, आप जहाज़ लेकर आओ, ठीक है, आपको इंश्योरेंस हमारा ये पूल प्रोवाइड करवाएगा, जिसको नाम दिया गया है भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल, जिससे भारत के जहाज सक्सेसफुली यहां पर इंडिया आ सकेंगे। और इंडिया के जहाज अगर जाने होंगे वेस्ट एशिया तो वो भी जा सकेंगे, जहाज आ जाएंगे, उनको डर नहीं रहेगा। उनको पता है कि भाई ठीक है चलो कुछ नहीं तो भारत की सरकार ने हमारा ये जहाज इंश्योर कर दिया है। अब इसका इंश्योरेंस होने की वजह से कोई हादसा होता भी है तो अमाउंट कम से कम रिकवर तो होगा। ये है भाई पर्टिकुलर मैटर। समझ में आया ये वाली बात। तो न्यूज़ में क्यों बना हुआ है, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल का उद्घाटन कर दिया है। यह इंडिया का खुद का अपना डोमेस्टिक मैरीटाइम इंश्योरेंस मैकेनिज्म है। तो सवाल आपका यह भी आएगा कि अब जाकर बनाया है भाई 2026 में, क्या अभी तक ऐसा मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल इंडिया के पास में नहीं था? नहीं, अभी तक नहीं था। अब समस्या को देखते हुए, परेशानी को देखते हुए इंडिया को डोमेस्टिक मैरीटाइम इंश्योरेंस मैकेनिज्म के ऊपर में काम करना पड़ा। अब क्वेश्चन यह है कि भाई ये क्या है और किस तरीके से वर्क करेगा, इसका वर्किंग प्रोसेस पता होना जरूरी है। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन यहां से बन सकता है। तो क्योंकि ये डोमेस्टिक मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल है, क्योंकि देश के अंदर में बनाया गया है, तो किसने बनाया है? सेंट्रल गवर्नमेंट है। क्योंकि इतना पैसा कोई अनाउंस नहीं करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे सपोर्ट कर रही है। और इसमें यहां पर बोला जा रहा है लगभग 1.5 बिलियन डॉलर्स का इंश्योरेंस मैकेनिज्म रखा गया है। कि इतना अमाउंट तो वैसे इंश्योरेंस के लिए रखा गया है, बाकी एक्स्ट्रा सरकार सोवरन गारंटी सपोर्ट देगी। कितने का? 1.5 बिलियन डॉलर्स का। सब समझाऊंगा आगे ये क्या है। एक तो इंश्योरेंस मैकेनिज्म है जो बेसिक तौर पे पूल के लिए पे कर दिया जाएगा। मान लो भाई कोई जहाज है, 100 बिलियन डॉलर का कोई घाटा हो गया है, तो यहां से पैसा निकाल निकाल के देते रहेंगे।
और मान लो कोई बहुत बड़ी आपदा आ गई है, बहुत बड़ा घाटा हो चुका है, फंड की कमी हो चुकी है, तो उसके लिए सरकार का ये सोवरेन गारंटी सपोर्ट है 1.4 बिलियन डॉलर्स का, तो इसमें से पैसा निकाल के दिया जाएगा। तो बेसिक तौर पे तो इन जहाज़ों को बेसिक तौर पे एक सपोर्ट मिल जाएगा, जिसकी वजह से ये जहाज़ स्पेशली यहाँ पर चल सकेंगे, इधर से उधर, उधर से इधर सामान को कैरी कर सकेंगे। वरना कार्गो नहीं लेकर आएंगे तो इंडिया में उन प्रोडक्ट्स का शॉर्टेज हो जाएगा। ऑलरेडी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं, और भी महंगाई यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएगी। दैट इज़ वाई यहाँ पर गवर्नमेंट को ये पूल क्रिएट करना ही पड़ा। अब क्वेश्चन है इस पूल का मेन एम है मैरीटाइम इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाना, स्पेशली भारत के जहाज़ों को, जो स्पेशली भारत के झंडे लेकर आएंगे उनको यहाँ पर हम लोग प्रोवाइड करवाने वाले, मतलब इंडिया का फ्लैग वेसल जो होगा, इंडिया का झंडा जिस पे लगा होगा, भारत का सामान लेकर आ रहा होगा या भारत का सामान लेकर कहीं जा रहा होगा, उनको हम इंश्योरेंस देंगे। इंडियन कंट्रोल्ड शिप्स को, शिप्स ऑपरेटिंग टू एंड फ्रॉम इंडिया, दोनों को ही कवरेज मिलने वाला है। एंड द क्वेश्चन इज टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस कवरेज, किस प्रकार के इंश्योरेंस को कवरेज देने वाले हैं। सबसे पहले आप देख पाओगे जो BMIP है, ये मेजर मैरीटाइम रिस्क को कवर करेगा। जैसे हमारा जहाज़ में मान लो कोई डैमेज हो चुका है, हल डैमेज, उसके जहाज़ का जो निचला तला हिस्सा है वो कोई डैमेज हो गया है, ठीक है, उस शिप में, या मशीनरी का कोई यहाँ पर डैमेज हो चुका है, तो उसको इंश्योर किया जाएगा, ठीक है, मतलब उसका इंश्योरेंस होगा। दूसरा इंश्योरेंस जो ये भारत मैरीटाइम पूल देने वाला है वो है कार्गो इंश्योरेंस, जो सामान इस जहाज़ के ऊपर में कैरी करके जा रहा है, ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, उसका इंश्योरेंस होगा। तीसरा प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी, ठीक है, बहुत सारी लाइबिलिटीज़ होती है। मान लो किसी क्रू को, क्योंकि इतने सारे मिसाइल अटैक हो रहे हैं, तो उस जहाज़ को चलाने वाला जो क्रू मेंबर है, ठीक है, या कोई और क्रू मेंबर है, ठीक है, उसमें बहुत सारे लोग हैं, उनको कोई नुकसान हो जाता है तो उनकी इंजरी होना, एनवायरमेंटल डैमेज होना, तो वो सब भी कवर किया गया है। वॉर रिस्क इंश्योरेंस भी दिया जाएगा। वॉर रिस्क इंश्योरेंस में बेसिक तौर पे जो बहुत सारा रिस्क आज के समय पर वॉर की वजह से, या कोई समुद्री लुटेरे जहाज़ को लूट लेते हैं, कोई और अटैक हो जाता है, तो उसको भी यहाँ पर कवर किया गया है इस पर्टिकुलर BMIP के अंदर में, भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल के अंदर में। अब इस पूल का वर्किंग प्रोसेस क्या है, मैकेनिज्म क्या है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर जो ये इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, ये किसके थ्रू दी जाएंगी, भारत के अंदर जो डोमेस्टिक कंपनीज है, डोमेस्टिक इंश्योरर्स हैं, उनके थ्रू यहाँ पर ये पॉलिसीज प्रोवाइड करवाई जाएंगी। बाद में ये जो रिस्क है इसको शेयर कर लिया जाएगा इस पूल के सभी मेंबर्स के बीच में, क्योंकि ये जो भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल बना है इसमें ढेर सारे मेंबर्स होंगे भाई, है ना। उन सब के मेंबर्स के बीच में ये जो रिस्क कैपेसिटी है उन सबको हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब मान लो कोई हादसा हो गया, तो क्लेम आया है कि $100 मिलियन का, $100 मिलियन का क्लेम करना है, तो $100 मिलियन के क्लेम को हैंडल करने के लिए ये जो पूल इंश्योरेंस कैपेसिटी है आराम से मैनेज कर लेगी। लेकिन मान लो $100 मिलियन से ऊपर का कहीं पर लॉस हो गया है, वो क्लेम करना है, तो उसको यहाँ पर फिर भारत सरकार ने जो सोवरेन गारंटी दी है, फाइनेंशियल सपोर्ट, वो यहाँ पर प्रोवाइड करवाएंगे। जब पैसा वगैरह खत्म हो जाएगा ऊपर पूल के अंदर में, तो एक्स्ट्रा अमाउंट यहाँ पर प्रोवाइड करवाएगी गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट ने भी इसमें एक्स्ट्रा सपोर्ट दे रखा है। गवर्नेंस स्ट्रक्चर का बात करोगे तो भाई इसमें सबसे पहले आती है ऊपर गवर्निंग बॉडी, जिसका मेन काम है भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल का फंक्शनिंग को देखना, ठीक है, ये सारे काम, इसके फंक्शनिंग का काम ये सब करने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों आपका जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, प्लीज़ इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये वो बॉडी है जो बेसिक तौर पे इस पूरे के पूरे सिस्टम का एडमिनिस्ट्रेटर की तरह काम करने वाली है। तो इस पूरे बॉडी को चलाने का काम बेसिक तौर पे जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का होने वाला है। गवर्निंग बॉडी तो वो सारे काम बस खाली देखने का करेगी, मेन चलाएगी वो वाली बॉडी। अब कुछ भी रिवाइज करना है इस आर्टिकल से तो आप उसको रिवाइज कर सकते हैं थ्रू दीज इंपॉर्टेंट रिवीजन पॉइंटर्स। याद रखना आर्टिकल सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन के अंदर में यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से बन सकते हैं, ठीक है। तो ये फैक्ट्स हम लोगों ने कवर कर लिए हैं बहुत इजीली रिवाइज करने के लिए। किन किन चीज़ों का कवरेज है, हल एंड मशीनरी, कार्गो, उसके अलावा P&I एंड साथ ही साथ में वॉर रिस्क, ठीक है। P&I क्या था ये शायद आपको याद आ रहा होगा, प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी, ठीक है, जहाँ पर किसी को इंजरी वगैरह हो जाती है तो उसका कवरेज भी है। बेनिफिशरीज कौन कौन है, इंडियन वेसल्स, इंडिया के जो जहाज़ हैं जिसपे इंडिया का झंडा होगा, इंडिया कंट्रोल शिप्स होंगे, या फिर वो जहाज़ जो भारत आ रहे हैं या भारत से जा रहे हैं। क्लेम कैसे कैसे दिया जाएगा, अगर $100 मिलियन तक का क्लेम है तो पूल से ही पैसा दे दिया जाएगा जो पूल बनाया गया है, और इससे ऊपर होगा तो सोवरेन गारंटी, गवर्नमेंट का जो फाइनेंशियल सपोर्ट है उसमें से भी पैसा दिया जाएगा। दैट्स इट, काम खत्म, पहला आर्टिकल समाप्त। अगले आर्टिकल पर आते हैं, ये भी बहुत काम का है, लेकिन यहाँ तक पहुंचने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे लाइक का बटन है, प्लीज़ आप लोग उसको प्रेस कर सकते हैं। 2000 लाइक्स का टारगेट है, आप सभी लोग मिलकर ज़रूर से सपोर्ट कर सकते हैं हम लोगों को इस पर्टिकुलर चैनल पर। अगला आर्टिकल बेसिकली एक इंपॉर्टेंट बॉडी है, बहुत सारे एग्जामिनेशन में इवन यूपीएससी के अंदर भी IORA के बारे में पूछा जा चुका है। दिस इज इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। ये क्या है, कैसे काम करता है, लेट्स डिस्कस। सबसे पहले भाई ये न्यूज़ में क्यों बना हुआ है,
तो 10वां इंडियन ओशन डायलॉग रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की साइट से ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है, जो हमारा विदेश मंत्रालय है उन्होंने 10वीं मीटिंग ऑर्गेनाइज करी है किसकी, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के मेंबर्स के बीच में, जिस वजह से ये पूरा का पूरा आईआरओ न्यूज में बन चुका है। तो ध्यान रखना आईआरओ में वैसे बहुत बहुत सारे मेंबर्स हैं, इवन 23 इसके ऑफिशियल मेंबर्स हैं, 23 आर मेंबर स्टेट्स ऑफ इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन और 22 जो हैं इसके डायलॉग पार्टनर्स हैं। तो याद रखना काफ़ी आसान हो जाता है जब आप इस फोटो को देखोगे, क्योंकि इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, तो इंडियन ओशन के आसपास जितने भी कंट्रीज आपको नजर आएंगे, ठीक है, तो इंडियन ओशन में जैसे ओशियानिया से ऑस्ट्रेलिया आ गया, बाकी आप देखो आसियान से याद रखो, आसियान के कौन कौन से 4 देश हैं, मलेशिया है, सिंगापुर है, इंडोनेशिया है, थाईलैंड है। फिर भारत हो गया, भारत के 2 पड़ोसी देश श्रीलंका, बांग्लादेश, और इस इंडियन ओशन में एक कंट्री है मॉलदीव्स, ये तो हो गई भाई, सीचल्स भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, नीचे मेडागास्कर है, कोमोरोस है, ये कंट्रीज आ गई। ठीक है, और मॉरिशस बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉरिशस याद रखना है क्योंकि इस इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का जो मेन हेडक्वार्टर है वही मॉरिशस में है, वही मॉरिशस में है इसका हेडक्वार्टर, याद रखिएगा। ठीक है, फिर आसपास आप देखोगे अरब नेशंस हो गए ऊपर के, ये भी इंडियन ओशन में बॉर्डरी तो आती है ना, चाहे अरेबियन सी से होकर आए, तो भाई ईरान भी इसका मेंबर है, देन उसके बाद यूएई, ओमान, एंड देन उसके बाद यहाँ पर आप लोग देखोगे यमन हो गया। फिर अफ्रीकन कंट्रीज वाली जो ये कोस्टल बाउंड्री है इसको याद रखना, कोस्टल बाउंड्री में हमारा सबसे पहले सोमालिया है, फिर कीनिया है, तंजानिया है, मोजाम्बिक है, साउथ अफ्रीका है, और नीचे यहाँ पर कोमोरोस है। तो ये कंट्रीज हैं, इसमें फ्रांस भी है। फ्रांस भले ही ऊपर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन यह है कि भाई इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का मेंबर फ्रांस कैसे है, जरा ये बताओ। तो इंडियन ओशन में एक छोटा सा आइलैंड है जिसका नाम है रीयूनियन आइलैंड। उस रीयूनियन आइलैंड का जो मेन कह सकते हैं कंट्रोल है वो फ्रांस के पास में है, दैट इज वाई फ्रांस भी इसका मेंबर है। तो पूछा जा सकता है भाई यूरोप है क्या भाई इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन में कोई मेंबर? बिल्कुल, फ्रांस यहाँ पर मेंबर है IORA का। ठीक है, वैसे कंट्री समझ में आई, अभी आगे मैं आपको और बताऊंगा तो बढ़िया तरीके से क्लियर होगा, अभी तो फोटो बस खाली आपको दिखाया है समझाने के लिए। तो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन क्या है? एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूछा जाता है किस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन है। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन वो संगठन होते हैं जहां पर इन सभी देशों की, यानी जितने भी मेंबर्स हैं, इन सब की गवर्नमेंट आपस में मिलकर काम करती हैं, दैट इज वाई इट इज नोन एज इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्लियर हो गया। इंडियन ओशन के चारों तरफ एक रिम बना हुआ है, उस रिम की सारी कंट्रीज हैं, दैट इज वाई इसको इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन कह दिया गया है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन गोल है इंडियन ओशन के आसपास के जितने भी कंट्रीज हैं उन सबको साथ में लेकर आना, सस्टेनेबली हम सभी लोग आपस में मिलकर ग्रो कर सकें, इकोनॉमिकली एक दूसरे के साथ में कॉपरेट कर सकें, आर्थिक जरूरत पड़ती है एक दूसरे को तो म्यूचुअल बेनिफिट्स, इंटरेस्ट शेयरिंग, डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी सब में मिलकर काम कर सकें। इवन हम सभी देश, क्योंकि छोटे मोटे कंट्रीज नहीं है, वी आर 23 मेंबर्स इन IORA, तो हम चाहें तो अपने ट्रेड लिबरलाइजेशन के ऊपर में काम कर सकते हैं, ट्रेड को एक्सपैंड कर सकते हैं, आपस में जो व्यापार हो रहा है, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर में काम हो रहा है, इस पे जो बैरियर्स बीच में रुकावटें आती हैं कई बार, उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। जो फ्री फ्लो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज का इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर में, वो बहुत ही ज्यादा बेहतर तरीके से बढ़ सकता है, इसको भी याद रखिएगा। तो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के ये सारे के सारे मेन ऑब्जेक्टिव्स आपको नजर आएंगे कि भाई किसके लिए ये ग्रुप बना हुआ है। अब इसमें 23 इसके ऑफिशियल मेंबर स्टेट्स हैं एंड 12 डायलॉग पार्टनर्स हैं। डायलॉग पार्टनर्स याद रखो मत रखो, बट ऑफिशियल मेंबर्स आपको याद रखने की जरूरत है। इन 23 मेंबर को याद रखने का एक तरीका है, पहले देख लेना एशिया के कुछ मेंबर्स हैं। ठीक है, एशिया के आपका इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, ठीक है, पास में ही है बांग्लादेश और इंडिया हो गया। फिर इधर साउथ ईस्ट एशिया से इंडोनेशिया है, फिर ईरान है बगल में, मलेशिया, मालदीव्स, ओमान, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड, यूएई, यमन, ये जितने भी कंट्रीज आपको नजर आएंगे सारे के सारे एशियन मेंबर्स हैं। फिर जब हम लोग यहाँ पर अफ्रीकन मेंबर्स की बात करते हैं तो अफ्रीका से बिलोंग करने वाले कीनिया, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, सोमालिया, साउथ अफ्रीका, तांजानिया, कोमोरोस, मॉरिशस, सीचल्स, ये कंट्रीज आ गई। मॉरिशस में ही यहाँ पर हेडक्वार्टर भी है। ओशियानिया से ऑस्ट्रेलिया आता है, यूरोप से फ्रांस आता है, याद रखिएगा ये सारे कंट्रीज यहाँ पे ऑफिशियल मेंबर्स हैं ऑफ इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। डायलॉग पार्टनर से बात करेंगे तो आसपास के दूर दूर के कंट्रीज भी हैं, जर्मनी, इटली, जापान, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ कोरिया, चाइना एग्जाम्पल को बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है क्या चाइना इसका मेंबर है? नहीं। ठीक है, फिर क्वेश्चन किससे बन सकता है? इंडियन ओशन के आसपास और कौन कौन है? सऊदी अरेबिया क्या इसका मेंबर है? नहीं। जापान इसका मेंबर है? नहीं, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे बाकी जो हैं इसके डायलॉग पार्टनर्स हैं। अच्छा, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन जो बनाया गया है इसके मेन 6 प्रायोरिटी एरियाज हैं, ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो 6 प्रायोरिटी एरियाज पे ये काम करता है। पहला है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट की, भाई व्यापार हो गया, निवेश हो गया, उस पर हम आपस में मिलकर काम करेंगे।
ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के बाद में आपका मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के ऊपर में मिलकर काम करेंगे। मछलियों का मैनेजमेंट कैसे करना है, मैरिन रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करना है इंडियन ओशन में, उस पर काम करेंगे। डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट पे कैसे काम करना है, कोई साइक्लोन वगैरह आता है, सुनामी आती है, तो कैसे हम मिलकर आपस में एक दूसरे के साथ कॉपरेट कर सकते हैं, उस पर वर्क करेंगे। ब्लू इकोनॉमी के ऊपर में काम करेंगे ताकि ओशन के रिसोर्सेज को सही तरीके से, सटीक तरीके से यूज़ किया जा सके। फिर आपस में अकेडमिक, साइंस, टेक्नोलॉजी को लेकर भी कॉपरेट करेंगे। ये इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के मेन पर्पस है, मेन 6 प्रायोरिटी एरियाज हैं। हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो मेन हेडक्वार्टर बड़ी देर से आपको बताता हुआ आ रहा हूं और ये तीसरी बार बता रहा हूं, मॉरिशस। मॉरिशस में एग्जैक्टली एक जगह है जिसका नाम है एबिन, वहां पर इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। ओके, बाकी इस हेडक्वार्टर में जो सेक्रेटरी होता है, एक सेक्रेटरी जनरल है, और ये सेक्रेटरी जनरल 3 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है, जो पूरे इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन को बेसिकली इसके मेन वर्किंग सेक्टर्स को चला रहा होता है। चलिए, अब जो भी बातें बताई हैं आप उसको रिवाइज कर सकते हैं थ्रू दीज इंपॉर्टेंट रिवीजन पॉइंटर्स। कहीं पर भी कभी भी एक छोटे छोटे क्विक फैक्ट्स दिए गए हैं, कब इस बॉडी को एस्टेब्लिश किया गया, कैसे काम करती है, मेजर ऑब्जेक्टिव्स आपको क्या देखने को मिल जाते हैं इसको लेकर। फिर उसके बाद में आप देखोगे प्रायोरिटी एरियाज की बात हो रही है तो 6 प्रायोरिटी एरियाज आपको ये देखने को मिल जाएंगे जिसके ऊपर में ये काम करता है। सॉरी, 6 नहीं, ये 5 प्रायोरिटी एरियाज बताए गए हैं जिसके ऊपर में ये काम करता है। ओके, तो आयु वर्ग के बारे में डिस्कशन हो गया, काम खत्म इस वाले आर्टिकल भी। अगला आर्टिकल आता है जो अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हम बात कर रहे हैं जूट क्रॉप इंफॉर्मेशन सिस्टम। रिसेंटली आपने देखा होगा बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ के अंदर में इसको कवर किया गया है। अब एग्जामिनेशन के अंदर में यहाँ से प्रश्न बन सकता है। सबसे पहले तो आपको पढ़ना होगा ये मामला है क्या। ये बेसिक तौर पे सीधा सीधा जूट की बात कर रहा है। आपने पता होगा जूट आज भारत में ग्रो किया जाता है, स्पेशली वेस्ट बंगाल वाले रीजन में है, डेकन प्लेट्यू वाला रीजन है, ठीक है। तो जूट जो है इससे मल्टीपल चीज़ें बनती हैं। जूट से गनी बैग्स वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है, रस्सी रोप वगैरह बनाई जाती है जूट से, है ना। तो जूट के ऊपर में एक आर्टिकल ये पब्लिश होता है। रिसेंटली हुआ क्या है, इसरो ने भी यहां पर मिलकर काम किया है। नेशनल जूट बोर्ड, जैसे आपका रबर इंडस्ट्री को संभालने के लिए रबर बोर्ड है, देश में कॉफ़ी इंडस्ट्री को संभालने के लिए कॉफ़ी बोर्ड है, वैसे ही जूट इंडस्ट्री को देखने के लिए हमारे पास में जूट बोर्ड भी बना हुआ है, नेशनल जूट बोर्ड। इन्होंने हाल ही में एक नई स्कीम को इंप्लीमेंट किया है विच इज़ जूट क्रॉप इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये याद रखिएगा, नई स्कीम लागू हुई है। नाम से पता चल रहा है कि जूट जो क्रॉप है, ये जो फसल है, इसके इंफॉर्मेशन को लेकर हम एग्जैक्टली कुछ ना कुछ करने वाले हैं, इसलिए इंफॉर्मेशन सिस्टम आगे लगा हुआ है इस पर्टिकुलर स्कीम में। तो ये है क्या, ये स्कीम या एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने की बात हो रही है, टेक्नोलॉजिकल बेस्ड प्लेटफॉर्म होगा जो भारत के अंदर में जूट सेक्टर को मॉनिटर करेगा। और ये प्लेटफॉर्म जो बना रहा है ये अकेला नेशनल जूट बोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि इतने बड़े देश के अंदर में, इतने बड़े एरिया में कहाँ कहाँ पर जूट प्रोड्यूस हो रहा है उसको मॉनिटर करना इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। इसी के लिए हम सैटेलाइट का सहारा लेंगे, और सैटेलाइट का सहारा की जब बात आएगी दैट मीन्स यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है विच आर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो। तो इसरो और जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एंड नेशनल जूट बोर्ड मिलकर यहां पर काम करने वाले हैं जूट क्रॉप इंफॉर्मेशन सिस्टम प्लेटफॉर्म को लागू करने के लिए। अब ये जूट क्रॉप इंफॉर्मेशन सिस्टम का पर्पस क्या होने वाला है, क्यों बना रहे हैं इस प्लेटफॉर्म को, क्योंकि हम अपने देश के अंदर में जूट की हर एक प्रकार की फसल को मॉनिटर कर पाएंगे, उसके प्रोडक्शन कितना हो रहा है उसका सर्वे कर पाएंगे, जूट सेक्टर में कितना प्रोडक्शन एस्टिमेशन है कि भाई अंदाजा इस बार कितना जूट प्रोड्यूस होगा, जिससे हम अपने व्यापार को बढ़ा सकें। तो वो सब चीज़ें यहाँ पर हम लोग फोकस कर पाएंगे इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो ये जूट कॉरपोरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम काम कैसे करने वाला है दोस्तों, इसमें मल्टीपल टेक्नोलॉजीज को हम एक साथ कंबाइन कर देंगे। फॉर एग्जांपल सैटेलाइट के इमेजेस होंगे, वेदर एनालिटिक्स, वेजिटेशन, आसपास का जो रीजन है, फील्ड लेवल डेटा, सब कुछ इसमें एक जगह पर लेकर आया जाएगा, जिससे रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सकेंगे, एकदम लाइव मॉनिटरिंग की जा सकेगी, जूट का प्रोडक्शन कैसा हो रहा है, जूट के क्रॉप के ऊपर में कितना स्ट्रेस पड़ रहा है, ये सारा का सारा डिटेल्स निकाली जाएंगी, डेटा इकट्ठा किया जाएगा इस जूट क्रॉप इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू। तो ये प्लेटफॉर्म कौन बना रहा है, इसरो, उसके अलावा नेशनल जूट बोर्ड एंड जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया मिलकर काम कर रहे हैं। अच्छा, इसी में ही 2 मेजर टूल्स और बनाने की बात की जा रही है। एक टूल है आपका भुवन जंप और दूसरा टूल है पत्सन। एग्जामिनेशन में यहां से क्वेश्चन बन सकता है, बताओ भुवन जंप और पत्सन किस चीज से रिलेटेड हैं, तो ये क्रॉप इंडस्ट्री से रिलेटेड है। भुवन जंप की बात करते हैं तो दोस्तों इट्स अ मोबाइल एप्लीकेशन, मोबाइल का एक ऐप बनाया गया है जिसके थ्रू आपके सामने जूट की सारी इंफॉर्मेशन होंगी, और उस एप्लीकेशन के जरिए आप फील्ड लेवल पर जूट के प्रोडक्शन को मॉनिटर कर सकते हैं। इसमें सैटेलाइट से टैग्ड सारा का सारा डेटा यहाँ पर होने वाला है, लोकेशन बेस्ड डेटा यहाँ पर होने वाला है। तो एक हो गया, यानी जो भुवन जंप है याद रखिएगा वो मोबाइल एप्लीकेशन है।
और ये जो पत्सन है ये वेब बेस्ड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है, वेबसाइट का फॉर्म पे काम करेगा। और वेबसाइट की जब फॉर्म होगी तो इसमें हम क्रॉप सर्विलांस यानी अपनी इस फसल फसल पर निगरानी बना के रख सकेंगे, इसका सर्वे कर सकेंगे, या इसके प्रोडक्शन ट्रेंड्स को भी मॉनिटर कर सकेंगे कि भैया कितना प्रोडक्शन हो रहा है इस पर्टिकुलर जूट का। ठीक है, इससे बिल्कुल रियल टाइम बेसिस पे सारी जानकारी मिलेगी। कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम देना हो, मान लो वेदर चेंज होने वाला है, रेनफॉल में बदलाव हो रहा है, कोई ड्राई स्पेल हो रहा है और बहुत ज़्यादा क्रॉप का प्रोडक्शन हो रहा है, तो हमारा अर्ली वार्निंग सिस्टम की तरह भी काम करेगा, बहुत सारे अलर्ट हमको देगा जिससे हम अपनी जूट की फसल को बढ़िया तरीके से बचा सकेंगे। दैट इज़ वाई यहाँ पर ये पर्टिकुलर इनिशिएटिव वर्क कर रहा है। अब भविष्य में कभी भी ये टॉपिक रिवाइज करना हो तो यू कैन रिवाइज फ्रॉम दीज रिवीजन पॉइंटर्स। क्विक फैक्ट्स आपको दिए गए हैं जूट कॉर्पोरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में, इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है। एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट यह है इसको किसने डेवलप किया है, क्योंकि आइडिया नहीं लग पाएगा कि भाई अगर मान लो नहीं पढ़ा होगा तो आइडिया नहीं लगा पाओगे कि इसरो ने मिलकर इसको डेवलप किया होगा। बट इसरो और जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया साथ में मिलकर इसको डेवलप करे हैं। याद रखिएगा कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज हो रही हैं। दो इंपॉर्टेंट टूल्स रिगार्डिंग जूट प्रोडक्शन, पहला टूल है भुवन जंप और दूसरा आपका है पत्सन। भुवन जंप इज अ मोबाइल एप्लीकेशन एंड पत्सन जो है ये वेब एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है, ये वेबसाइट बेस्ड फीचर आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, इसका भी गेम ओवर। चलिए अगला न्यूज आर्टिकल, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन एक्सप्रेस के अंदर में ये टॉपिक प्रेजेंट है, याद रखिएगा। ऊपर वाले टॉपिक द हिंदू में था, पीआईबी में था, तो आप समझ रहे हैं छांट छांट कर। न्यूज़ तो तमाम है, रोज़ाना मैं आपके सामने 50 खबर डिस्कस कर दूं, लेकिन एग्जामिनेशन के लिए अगर डिस्कस कर रहे हो तो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मिल जाएं, आपका काम हो जाए, पेपर क्लियर हो जाए, बस इतनी सी यहाँ पर डिमांड और रिक्वायरमेंट है ना। तो आपके सामने आर्टिकल प्रेजेंट है भाई, जिसमें हम डिस्कशन कर रहे हैं नेशनल स्पोर्ट डेवलपमेंट फंड के बारे में। तो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के लिए इस डेवलपमेंट फंड को बनाया गया है, सिंपल सा आपको समझ में आ रहा है। मामला यह है, इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेनर पेज पे आर्टिकल आया, आर्टिकल में बोला जा रहा है इस फंड में जो पैसा लगना चाहिए था ताकि देश में हम स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे सकें, एथलीट्स को सपोर्ट कर सकें, लेकिन इसमें तो फंड भाई धीरे धीरे करके डिप होता चले जा रहा है, फंड इसमें कम होता चले जा रहा है। ये बात यहां पर उठाई गई है। और ये बात कैसे उठाई है? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के माध्यम से आरटीआई एक्ट फाइल किया गया, उसके थ्रू रिवील किया जाता है कि जो कॉन्ट्रीब्यूशंस है नेशनल स्पोर्ट डेवलपमेंट फंड के अंदर में, जो भी योगदान दिया जा रहा है वो बहुत ही तेजी से कम हो चुका है 2023 से 2026 के बीच में। तो फिर प्रश्न आता है ये नेशनल स्पोर्ट डेवलपमेंट फंड एग्जैक्टली है क्या? ये एक ऐसा फंड है जिसको बनाया गया है भारत के अंदर में स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए, स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए। इस पूरे फंड को बनाया गया था 1998 में। ये एक्ट थोड़ा सा याद रखना, एक एक्ट है जिसका नाम है चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट 1890। तो इसी एक्ट के थ्रू यहां पर इसको बनाया गया है। बस दो तीन बातें इसमें याद रखनी है। ये फंड किस लिए बनाया गया, नाम से पता चल रहा है स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए, एंड कौन से एक्ट के थ्रू बनाया गया है, चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट के थ्रू बनाया गया। नई चीज़ है तो क्वेश्चन बन सकता है। पर्पज आपको बता चुका हूं, देश के अंदर में स्पोर्ट्स का डेवलपमेंट करना, स्पोर्ट्स के एक्सीलेंस को प्रमोट करना, ट्रेनिंग कोचिंग प्रोवाइड करवाना, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च डेवलपमेंट, भाई सब मिलाकर स्पोर्ट्स डेवलपमेंट ही है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। अब क्वेश्चन यह है, ये जो यहां पर नेशनल स्पोर्ट डेवलपमेंट फंड बना रखा है, इसका मैनेजमेंट और इसका एडमिनिस्ट्रेशन किसके हाथ में आता है? सबसे पहले अगर हम इसके मैनेजमेंट में बात करते हैं तो जो हमारा मैनेजमेंट है बाय काउंसिल फॉर्म्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, एक काउंसिल बनाई जाती है केंद्र सरकार के थ्रू, वो यहां पर इसको मैनेज कर रहा होता है। चेयरपर्सन की बात करेंगे तो भाई इस बोर्ड के अंदर में, इस फंड का जो मेन चेयरपर्सन होता है वो हमारे खेल मंत्री ही होते हैं, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स। फिर उसके अलावा बाकी सारे मेंबर्स भी हैं, डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स के सीनियर ऑफिसर्स हो गए, है ना, पब्लिक प्राइवेट कंपनीज के चेयरपर्सन्स हो गए या डायरेक्टर्स हो गए, उसके अलावा रिप्रेजेंटेटिव्स हो गए स्पोर्ट प्रमोशन बोर्ड के। तो ये सारे लोग मिलते हैं जो सारे के सारे इस फंड को लेकर पॉलिसी को डिस्कस करते हैं, भैया कितना फंड यहाँ पर जाना है, कितने फंड के किस तरीके से नेशनल स्पोर्ट्स फंड को डेवलप करना है। तो फंड जो जाता है इसके अंदर में, याद रखिएगा कंट्रीब्यूशन एक जगह से नहीं होता, केवल सरकार इसके अंदर में फंड नहीं डालती है। यह कंट्रीब्यूशन नेशनल स्पोर्ट्स फंड के अंदर में पब्लिक सेक्टर के अलावा, यानी गवर्नमेंट के अलावा प्राइवेट सेक्टर से फंड जाता है, एनआरआईज की साइड से फंड जाता है, चैरिटीज एंड नॉन प्रॉफिट्स के थ्रू जाता है, जो हमने चैरिटेबल एक्ट के थ्रू एनएसडीएफ को बनाया था। फिर गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट भी करती है। ये सारे के सारे यहाँ पर मल्टीपल सोर्सेज हैं थ्रू विच एनएसडीएफ रिसीव्स इट्स कंट्रीब्यूशन, जिसमें ये सारा का सारा पैसा इनके थ्रू इकट्ठा होता है इस बॉडी के अंदर में, जिससे स्पोर्ट्स के डेवलपमेंट के ऊपर में काम करते हैं। बट प्रॉब्लम क्या हुई है? प्रॉब्लम यह हुई है कि पिछले कुछ समय पर ये फंड्स डिक्लाइन होना शुरू हो चुके हैं। ये फंड्स जिस तरीके से खर्च करने चाहिए थे वो खर्च नहीं हो पाए, मतलब इकट्ठे नहीं हो पाए, कंट्रीब्यूट नहीं हो पाए। ठीक है ना, अब जो भी हम लोगों ने डिस्कशन किया है, आपका समय आ चुका है उसको सॉल्व करने का थ्रू द प्रैक्टिस क्वेश्चन।
ये कुछ प्रश्न दे रहा हूँ, उनके उत्तर आप सभी लोगों ने नीचे कमेंट सेक्शन में देने हैं, पता चलेगा कि कितने लोगों ने कितने अच्छे से पूरे के पूरे सेशन को सुना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने प्रेज़ेंट है, विद रेफरेंस टू भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बीपीआईएम को लेकर 3 स्टेटमेंट है, कौन सा सही है? पहला स्टेटमेंट कहता है कि भाई ये बीपीआईएम इंश्योरेंस कवरेज देता है केवल और केवल कार्गो ट्रांसपोर्टेशन को थ्रू द इंडियन पोर्ट्स। केवल कार्गो के लिए इंश्योरेंस कवर करता है और किसी चीज़ के लिए इंश्योरेंस कवर नहीं करता है। तो बताएं ज़रा क्या उत्तर यहाँ पे होना चाहिए। चलिए, अगला स्टेटमेंट कहता है कि जो जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, ये आज के समय पर इस पूल को एडमिनिस्टर करने का, इसका एडमिनिस्ट्रेशन का काम संभालता है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि भाई $100 मिलियन से अगर क्लेम ज़्यादा होता है, ज़्यादा पैसा देना होता है, तो उसको सोवरन गारंटी के थ्रू सपोर्ट किया जाता है। तो बताएं तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन ए 1 ओनली, बी 2 एंड 3 ओनली, सी 1 एंड 2 ओनली, या फिर डी तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर सही हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है, विद रेफरेंस टू इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आईआरओ को लेकर 3 स्टेटमेंट है, कौन सा सही है? पहला, आईओआरए क्या ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है? दूसरा, क्या ये इसका जो मेन हेडक्वार्टर, मेन सेक्रेटेरिएट है, इंडोनेशिया के अंदर जकार्ता में है? तीसरा स्टेटमेंट, क्या फ्रांस आईओआरए का मेंबर है? तो बताएं तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 3 ओनली, बी 2 ओनली, सी 1 ओनली, या फिर डी तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर एग्जैक्टली सही हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, विद रेफरेंस टू डिजिटल टूल्स। जो डिजिटल टूल्स है, जूट कॉरपोरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू 2 डिजिटल टूल बनाए गए हैं। उन डिजिटल टूल को लेकर ये 3 स्टेटमेंट है, बताओ कौन सा सही है? पहला, भुवन जंप एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका मेन पर्पस होगा जो जियो टैग्ड फील्ड डेटा है उसको यूज़ कर सकते हैं हम लोग इस मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए। दूसरा स्टेटमेंट कहता है पत्सन एक वेब बेस्ड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है जहां पर क्रॉप का सर्विलांस यानी क्रॉप पे निगरानी बनाई जाती है और उसका सर्वे किया जाता है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है भुवन जंप और पत्सन इन दोनों को ही डेवलप किया गया है एक्सक्लूसिवली बाय द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्या फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बनाया है दोनों बॉडी को? तो बताएं कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2 ओनली, बी 2 एंड 3 ओनली, सी 1 ओनली, या फिर डी तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है अबाउट नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड के बारे में। 3 स्टेटमेंट है, अगेन बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट कहता है इस बॉडी को बनाया गया है चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट 1890 के अंडर में। दूसरा स्टेटमेंट कहता है ये जो एनएसडीएफ है इसमें जो भी फंड, जो भी पैसा रिसीव होता है, ये होता है केवल और केवल कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। केंद्र सरकार कंट्रीब्यूट करती है तभी पैसा आता है, वरना इसमें पैसा नहीं आता। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स हैं भाई, वो इसमें एक चेयरपर्सन की तरह सर्व करते हैं इस काउंसिल के अंदर में। तो बताएं तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन ए 1 एंड 2 ओनली, बी 2 ओनली, सी 1 एंड 3 ओनली, या फिर डी तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर सही हैं। चलो जल्दी जल्दी इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स लिख दो नीचे कमेंट सेक्शन में। इंतजार रहेगा, मैं चेक करूंगा कि आप में से कौन कौन लोग पार्टिसिपेट कर रहा है। देखो आप लोगों का पार्टिसिपेशन इसमें होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी मेरा भी मन करता है कि इस प्रकार से प्रश्न मैं आप लोगों के लिए लगा सकूँ। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करना, इनके आंसर्स नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना, और कल फिर से हम लोग मिलेंगे 5:30 बजे अपने न्यूज़पेपर एनालिसिस यानी इस प्रीलिम्स बूस्टर की सीरीज़ में, और फिर 7:30 तक यहाँ पर हम लोग कवर करते हैं अपने एक अखबार को, द हिंदू न्यूज़पेपर को। तो आपके सभी के सभी करंट अफेयर्स, लगभग सभी करंट अफेयर्स कवर हो जाते हैं, इधर उधर आपको भागने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से कल फिर से। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद। बाकी आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर से विजिट कर लेना, क्योंकि वहाँ पे सारे पीडीएफ्स हम लोगों ने अपलोड कर दिए हैं ज्योग्राफी के, एनवायरमेंट के, और भी आपके बहुत सारे पीडीएफ्स अभी अपलोड होने जाने वाले हैं थोड़े दिनों में।